सत्ता की शुरुआत करते हैं ईरान और अमेरिका के बीच शुरू हुए युद्ध के राउंड 2 से, जिसमें पिछले 2 दिनों से बम बारूद बरस रहा है। पिछले 48 घंटे से पश्चिम एशिया में जो कुछ हो रहा है, उसके बाद यह बात साफ है कि अब शांति और समझौते वाली फाइल करीब करीब बंद है। अब सिर्फ बारूद की भाषा में बात हो रही है। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के तेल और गैस पर कब्जे की धमकी दे दी है। अमेरिका और ईरान का तनाव अब फिर से महायुद्ध में तब्दील होता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी सेना ने ईरान में कई बड़े हमले किए। IRGC के मिसाइल ठिकानों से लेकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स तक को टारगेट किया गया। तेहरान तक को खतरनाक टॉमाहॉक मिसाइलों से दहलाया गया। शायद यह हमला ईरान को डराने के लिए था, लेकिन ईरान न डरा और न झुका। ईरान की तरफ से फौरन जवाब दिया गया। 4 अरब देशों में अमेरिकी बेस ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के टारगेट पर आ गए। वैसे अमेरिका ने ऐसे हमलों की चेतावनी पहले ही दी थी, लेकिन अब से कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी, उसने तबाही वाली चिंता फिर से बढ़ा दी है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कब्जा करेगा और इसकी शुरुआत आज रात से होगी। वैसे इसके संकेत कल हुए अमेरिकी हमले से भी मिल रहे हैं। अमेरिकी सेना की तरफ से 49 टॉमाहॉक मिसाइलों से फायर किया गया, जिनका टारगेट ईरान के अहम सैन्य ठिकाने थे। इसके अलावा फाइटर जेट से हवाई हमले भी हुए। 10 फाइटर जेट्स ने ईरान में बम बरसाए। आत्मघाती ड्रोन से भी अटैक हुआ, लेकिन ईरान के बदले की कहानी भी समझनी चाहिए। ईरान ने फौरन अरब देशों में अमेरिकी बेसिस को धुआं करना शुरू कर दिया। जॉर्डन से बहरीन और कुवैत तक ईरानी मिसाइलें गरजती रहीं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से हमलों की पुष्टि की गई। सेंटकॉम ने दावा किया कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में कार्रवाई की है। साथ ही यह भी बताया कि ईरानी कम्युनिकेशन डिपो, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर अटैक किया गया है। तेहरान में IRGC का हेडक्वार्टर और सेंट्रल कमांड सेंटर है। यहां से पूरे ईरान का मिलिट्री एक्शन कंट्रोल होता है। तेहरान के पास कई हमलों की खबर है। केशम द्वीप को टारगेट किया गया, जो एक तरह से होर्मुज के कंट्रोल का सबसे अहम पॉइंट है। बंदर अब्बास, बंदरगाह और परमाणु प्लांट वाले शहर बुशहर पर हमला हुआ। इसके अलावा मिनाब और सिरिक में हमले हुए। यहां IRGC के नेवल बेस और रेडार ट्रैकिंग सेंटर्स हैं, जो किसी भी समुद्री खतरे की जानकारी तेहरान तक पहुंचाते हैं। ईरानी डिफेंस की बैकबोन माने जाने वाले मेहर और कर्ज पर भी अटैक हुआ। कर्ज में फतेह एयर बेस के साथ साथ कई अहम ठिकाने हैं। ईरान के प्रमुख पेट्रोकेमिकल हब असलियह रिफाइनरी को भी अमेरिका ने टारगेट किया। अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तटीय इलाकों में एयर डिफेंस और रेडार ठिकानों पर हवाई हमले किए। होर्मुज के पास ईरान के कई रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का अमेरिका ने दावा किया है। ईरान के विरुद्ध ये मिडनाइट ज्वाइंट ऑपरेशंस अमेरिकी मरीन कोर, एयर फोर्स और नेवी की टीम्स ने मिलकर अंजाम दिया है। सेंटकॉम का यह भी कहना है कि टॉमाहॉक के अलावा कई दूसरे स्मार्ट हथियार भी ईरान पर दागे गए। इसके बाद ईरान ने बदला लेने का ऑपरेशन शुरू किया। IRGC का दावा है कि 3 देशों में अमेरिकी ठिकाने टारगेट किए गए। एक साथ 18 टारगेट हिट किए गए। जॉर्डन में 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं, जिसमें खैबर शिकन जैसी घातक मिसाइलें भी यूज हुई। दावा है कि F-35, F-16 के हैंगर्स तक तबाह कर दिए गए। इसके अलावा कुवैत भी हमले का शिकार हुआ, जहां अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस निशाने पर रहे। कुवैत पर एक साथ 20 से ज्यादा ड्रोन दागे गए। हालांकि अमेरिका ने हमलों को नाकाम करने का दावा भी किया है। ऐसा ही दावा जॉर्डन को लेकर भी किया गया, लेकिन ईरान का कहना है कि जॉर्डन में अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है हमने। इसके अलावा बहरीन में 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर और इराक पर भी ईरान का हमला हुआ। ईरान के IRGC ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स का मुंह खाड़ी में कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की तरफ कर दिया, तो ट्रंप इससे भड़क गए। वैसे तो उनका प्लान यह था कि वो इन हमलों से ईरान को डराकर डील के लिए मजबूर कर देंगे, लेकिन जिस तरह ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, उससे ट्रंप को समझ में आ गया कि ईरान सरेंडर नहीं करने वाला। तो ट्रंप ने कहा कि ईरान के लिए आज की रात बहुत भारी होने वाली। ईरान पर बड़े हमले होंगे और उसके खर्ग आइलैंड समेत पूरे तेल इंफ्रा पर अमेरिका का कब्जा हो जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में हुआ। वहीं IRGC ने कहा कि अमेरिका ने हमला किया तो पश्चिमी एशिया का जो अलग अलग ठिकानों पर बने हुए अमेरिका के बेसिस हैं, उनको हम नर्क जैसा बना देंगे। अमेरिका ईरान में सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कैरेक्टर खुद राष्ट्रपति ट्रंप बन गए। कल कहा उन्होंने कि हम ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं। फिर रात में जब हमला हुआ तो बाद में स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने ईरान के कहने पर अटैक रोक दिया है। अब फिर कह रहे हैं कि आज रात बड़ा हमला होगा। ये धमकी बता रही है कि लंबे वक्त से ईरान संकट में फंसे ट्रंप अब परेशान हो चुके हैं। अब वो किसी भी हाल में इसका समाधान चाहते हैं डेस्परेटली।
दावा है कि ट्रंप अपने टॉप कमांडर से न्यूक्लियर हमले तक की चर्चा कर चुके हैं। अमेरिका के खोजी पत्रकार सेमोर हर्ष ने यह दावा किया है और दावा है कि ट्रंप ने एक मीटिंग के दौरान कहा कि अगर ईरान डील ना करे तो न्यूक्लियर हथियारों से उसकी मिसाइल सिटी को टारगेट किया जाए। हालांकि कई सहयोगियों ने उन्हें न्यूक्लियर हमले के बारे में नहीं सोचने की ही सलाह दी। ये बात बेशक चर्चा तक ही सीमित रही हो, लेकिन इसने ट्रंप के इरादों की सच्चाई जरूर सामने ला दी। ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है हॉर्मुज स्ट्रेट। उसी के लिए अमेरिका हॉर्मुज के पास के इलाकों को टारगेट कर रहा है, कभी केशम द्वीप तो कभी बंदर अब्बास। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई जिसने ट्रंप का गुस्सा बढ़ा दिया। ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम नस पर फिर से दबाव बढ़ा दिया है। तेहरान ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद किया जा रहा है और कोई भी जहाज यहां से गुजरने की कोशिश अब ना करे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हॉर्मुज पर ईरान का नहीं बल्कि अमेरिका का कंट्रोल है और उनकी सेना इस रास्ते से करोड़ों बैरल तेल सुरक्षित निकाल चुकी है। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर भी है कि हॉर्मुज में ईरानी नौसेना और अमेरिकी नेवी के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। दावा यह भी है कि हॉर्मुज के करीब तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत पर ईरान ने बड़ा हमला किया है। इसके अलावा ईरान ने नियम तोड़ने पर अमेरिका के 2 कॉमर्शियल जहाजों को भी टारगेट किया है। हालांकि अमेरिका अपनी बात पर अड़ा है। उसका कहना है कि ना तो उसके जहाजों को नुकसान पहुंचा है और ना ही ईरान के साथ हॉर्मुज पर जंग छिड़ी है और ना ही ईरान ने हॉर्मुज को बंद किया है। हॉर्मुज में छिड़े संघर्ष से भारत भी इस दौरान अछूता नहीं है। पिछले 3 दिनों में ओमान की खाड़ी में तीसरी बार किसी जहाज पर अटैक हुआ। आज ओमान की खाड़ी में MT जलवीर पर हमला हुआ है। यह हमला अमेरिका या ईरान से किसने किया, इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। एक दिन पहले ओमान की खाड़ी में MT सेटेबेलो पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स की जान गई थी। और 2 दिन पहले MT मैरीवेक्स पर अटैक हुआ था, जिसमें सवार 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को ओमान ने बचाया था। अमेरिकी हमले में मारे गए 3 भारतीयों के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस मुद्दे पर भारत ने अमेरिकी राजनयिक को समन किया। लेकिन अब आपको ले चलते हैं जरा घर की सियासत की तरफ। राजनीतिक सत्ता की बात अब करते हैं, जिसमें आज भी पहली और सबसे ज्यादा सुर्खियों वाली खबर तृणमूल कांग्रेस पर ही आधारित रही। तृणमूल कांग्रेस से हर दिन एक एक पत्ती टूटती जा रही है, गिरती जा रही है, दूर होती जा रही है। अगर टीएमसी के चुनाव चिन्ह से मौजूदा पार्टी को परिभाषित करें तो 1.5 महीने पहले वो हरी भरी थी, उसके पास सत्ता की ताकत थी, 200 से ज्यादा विधायक थे, 4 से 40 यहां देखिए सांसदों के संदर्भ में भी ये नंबर बहुत बड़ा था। आज करीब करीब सारी पत्तियां टूटने की स्थिति में पहुंच गई हैं। विधायक और सांसद साथ छोड़ चुके हैं और पार्टी कहां से टूट रही है, कितनी दरक चुकी है, यह भी पता नहीं चल पा रहा है। भारतीय राजनीति के इतिहास में चुनाव हारने के बाद शायद ही इतनी जल्दी किसी पार्टी का यह हाल हुआ होगा जो टीएमसी का हुआ है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने कहा था कि राजनीति में 1 हफ्ता बहुत होता है। भारत में टीएमसी इसका बहुत सटीक उदाहरण है। पार्टी इतनी जल्दी जल्दी टूट रही है कि आने वाले दिनों में इस पर भी एक रिसर्च हो सकती है। मौजूदा स्थिति यह है कि ऐसा कोई दिन नहीं जब पार्टी का कोई बड़ा नेता इस्तीफा ना दे। आज की बात कर लें, ममता बनर्जी के लिए 2 तरह की खबरें आई जिसमें थोड़ी राहत और ज्यादा आफत रही। पहले आफत की बात यह कि उनके बेहद भरोसेमंद और करीबी कल्याण बनर्जी ने क्या कहा। ममता बनर्जी के करीबी सांसद कल्याण बनर्जी ने विद्रोह की आवाज बुलंद कर दी। उन्होंने कुछ धमकियां दी हैं और भतीजे अभिषेक पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि ममता उनमें और अभिषेक एक को किसी को चुन ले। दूसरी परेशान करने वाली खबर यह रही कि एक राज्यसभा सांसद प्रकाश चिकबड़ाइक ने राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़ दी। उनका इस्तीफा मंजूर भी हो गया है। इन 2 आफत वाली खबरों के बीच शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी को थोड़ी राहत वाली खबर दी और कहा कि वो ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उनके बुरे वक्त में ममता ने उनका साथ दिया था। राजनीतिक कुंजी में तीनों खबरों का जिक्र है। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी पर सीआईडी वाला संकट भी है। यह इस कुंजी का एक्स्ट्रा पॉइंट होगा जिसमें अभिषेक बनर्जी की मुसीबत कैसे बढ़ रही है, ये खबर होगी। शुरुआत कल्याण बनर्जी वाली खबर से करते हैं, जिसे अब से कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने लोकसभा में पार्टी का चीफ विप यानी मुख्य सचेतक बनाया था, जिन्होंने 2 दिन पहले कीर्ति झा आजाद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बागियों को गद्दार कहा था। आज उन्होंने खुद के बागी होने वाला ट्रेलर दिखा दिया। कल्याण बनर्जी ने आज मीडिया से बात की और कहा कि ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी और उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी काफी गुस्से में थे। उन्होंने ये भी कहा कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को हटाएं, नहीं तो हम पार्टी में नहीं रह सकते। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी सिग्नेचर के मामले में अभिषेक बनर्जी की पैरवी करने से भी इनकार कर दिया। कहा कि वो अभिषेक बनर्जी के कर्मचारी नहीं है। पहले एक बार सुनिए कि उन्होंने क्या कहा और फिर आगे की बात। सुबह डायरेक्ट को बोल दिया, दीदी को बोल दो अभिषेक बनर्जी है, दीदी चूज कर लीजिए, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के लिए
पार्टी में बहुत बहुत कुछ हो गया। अभी दीदी अभिषेक बनर्जी लेके चलेगा? नहीं, मेरा माफी वर्कर के लेके चलेगा, यही मेरा देखना है। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है, अभी अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफी आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है। एक व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है एक काउंसिलर बनने का, दीदी ने धृतराष्ट्र की तरह अपनी आंखें बंद कर ली और उस व्यक्ति को प्रतिष्ठित करने के लिए राजनीति में उन्होंने सबको साइड कर दिया। ये व्यक्ति अभिषेक बनर्जी साल ब साल सांसदों का अपमान किया, विधायकों का अपमान किया, हमारे जैसे प्रवक्ताओं को तो गुलाम बना के रख दिया। पार्टी के हर स्तर के नेताओं के साथ इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने अपमान किया। पार्टी के अंदर बोलने जाओ तो पार्टी से साइडलाइन कर दिए जाओगे। कल रात 12:50 को बताया गया कि कोई और एडवोकेट रहेंगे मैटर में जो कल्याण बनर्जी से जूनियर है प्रोफेशनली। तो ये बात हमने कम्युनिकेट कर दिया कल्याण बनर्जी को, और ऑब्वियसली हम लोग का प्रोफेशन का कुछ डेकोरम है, तो जो सीनियर रहता है वही मैटर को लीड करता है। तो इसके चलते उन्होंने डिसाइड किया है, जैसे अभिषेक ने डिसाइड किया है कोई और एडवोकेट रहेगा, हम लोग भी एज एडवोकेट डिसाइड किए हैं कि उनके मैटर में नहीं रहेंगे। कल्याण बनर्जी का गुस्सा राजनीतिक होने के साथ साथ निजी भी है। दरअसल कल्याण बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट में फर्जी सिग्नेचर मामले में अभिषेक बनर्जी का पक्ष रखने वाले थे। अचानक कल रात, और कहा जा रहा है ये 1 बजे के आसपास फोन आया, अभिषेक बनर्जी ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। खुद अभिषेक बनर्जी का फोन नहीं आया, लेकिन उनकी तरफ से किसी वकील ने फोन किया और कहा कि अब आप अपीयर नहीं करेंगे इस केस में। सूत्रों के मुताबिक इस बात से कल्याण बनर्जी नाराज हो गए, क्योंकि वो बहुत तैयारी कर रहे थे, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी इस केस को कोर्ट में रखने के लिए। उन्होंने आज मीडिया से बात करके आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी सीनियर नेताओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और डस्टबिन की तरह ट्रीट करते हैं, और उन्हीं की वजह से पार्टी की हार हुई है। कल्याण बनर्जी के बेटे शिरसान्य बंदोपाध्याय ने भी आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, वो हम पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जिस मामले में कल्याण बनर्जी और उनके बेटे को अभिषेक बनर्जी ने कोर्ट में अपना पक्ष रखने से मना किया, उसमें आज अभिषेक बनर्जी को बहुत राहत मिली नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने फर्जी सिग्नेचर मामले में उन्हें शाम 6 बजे तक सीआईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया था, और खबर यह है कि वो पेश हुए। फिर इससे पहले आज सुबह सुबह टीएमसी के राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ाइक ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी थी। उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों का फैसला बीजेपी के पक्ष में था, मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए, इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया। प्रकाश चिक के इस्तीफे से मौजूदा स्थिति यह है कि टीएमसी के राज्यसभा में अब 10 सांसद हो गए हैं, पहले थे 13। सबसे पहले सुखेंदु शेखर राय ने 8 जून 2026 को इस्तीफा दिया, फिर सुष्मिता देव ने 10 जून को इस्तीफा दिया, और आज प्रकाश चिक बड़ाइक ने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ दी। यानी 13 राज्यसभा सदस्यों में से 3 जा चुके हैं। एक बार सुनिए इस्तीफे के बाद प्रकाश क्या कह रहे हैं। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब डिसीजन लिया, ऑब्वियसली आज मैं अपना पद से रिजाइन दिया। तो मैंडेट तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में नहीं था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए मैं भी अपना पद से रिजाइन किया। अगर टीएमसी के पक्ष में मैंडेट होता तो आप रिजाइन नहीं देते, इसका मतलब? देखिए, ये बात नहीं है, नाराजगी बहुत सारा पब्लिक का वो तो है ही। तो ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मैं कोई अदर टॉपिक में बात करना नहीं चाहता। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम। और इन 2 आफत वाली खबरों के बीच ममता बनर्जी के लिए राहत वाली खबर शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से आई। लेकिन उससे पहले इस मामले में भी सस्पेंस खूब बना हुआ था। मामला ये हुआ कि शत्रुघ्न सिन्हा के बागी गुट के साथ जाने की खबरों के बीच आज उन्होंने पीएम मोदी के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट की, जिसमें उन्होंने 12 वर्ष पूरे होने पर पीएम को बधाई दी। इससे अटकलें ये लगने लगी कि वो भी जाने वाले हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ से बयान आया कि मेरे मुश्किल समय में ममता बनर्जी मेरे साथ खड़ी थी, ऐसे समय में मेरा नैतिक और राजनीतिक दायित्व है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। शत्रुघ्न सिन्हा के अलावा बाबुल सुप्रियो और प्रतिमा मंडल ने भी दावा किया कि वो ममता बनर्जी के साथ ही हैं, कहीं जाने वाले नहीं। टीएमसी टूट रही है, उसके सहयोगी दल देख रहे हैं, वो कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं है। हालांकि वो दुख प्रकट जरूर कर रहे हैं। खासकर वो दल ज्यादा दुख प्रकट कर रहे हैं जो पहले ही ऐसी टूट का शिकार हो चुके हैं, मसलन शिवसेना और आम आदमी पार्टी। इन दोनों दलों के नेता इस टूट फूट से काफी
आहत हैं। लिस्ट ये दिखा रहे हैं उसमें तो काफ़ी लोग, 3 लोगों ने तो कहा है कि हम सिग्नेचर वापस लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, नहीं लेने देंगे वापस। इनके 19 नाम पूरे नहीं हो रहे। अगर हो गए होते तो ये तो चिल्ला रहे होते ऊपर बैठ करके कहीं ना कहीं छत से, देखो हो गए हो गए। अब जो ऑपरेशन लोटस था अमित शाह जी का, वो तो चल नहीं पा रहा है। बड़ी खेद की बात है, क्यों नहीं चल पा रहा है। वो तो सब जगह उन्होंने वही किया, और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ छोड़ना है। ये तो काम ही है। सिद्धांत कहाँ रह गए जब से भारतीय जनता पार्टी आई है। मैंने कहीं नहीं गई हूँ, मैं कलकत्ता में हूँ, और जो लोग ये झूठा खबर फैल रहे हैं मैं उसको बोल रही हूँ। आपका पास अगर 20 सांसद है, 2-3 दिन से एक खबर चल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ आप क्यों मीडिया में ये आपका लेटर में सभी लोगों का साइन करा वो पिक्चर और पेपर क्यों नहीं निकल रहे हो, क्यों उन लोगों को नहीं दे रहे हो जो उसमें मेरा नाम है कि नहीं। मैं ये बोल रही हूँ झूठा खबर मत फैलाइए और मेरा क्षेत्र का लोगों का गुमराह मत कीजिए। तृणमूल कांग्रेस का सिंबल से जीता, तृणमूल कांग्रेस में ही रहना चाहिए। ये लोग का क्या नीति है, क्या उसूल है, हमें तो पता नहीं है। ये दुखद बात है। ये हिंदुस्तान के राजनीति के कमजोरी है, और बंगाल में ये सब नहीं था, अभी बंगाल में भी आ गया। बीजेपी ऑपरेशन लोटस शुरू कर दिया। जो काम उन्होंने 98-97 में किया था कांग्रेस के साथ, आज वही काम उनके सांसद उनके साथ कर रहे हैं, और बहुत बड़ी तादाद में उनसे लोग टूट रहे हैं। Amidst all this confusion and rumors, I just wish to make it amply clear that I'm neither joining any faction nor any other party. I think it's inappropriate to abandon a ship when it is in troubled waters. टीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को उन्होंने तोड़ा, समाजवादी पार्टी को उन्होंने तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, आम आदमी पार्टी को तोड़ा। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं बचा हुआ है जिसको तोड़ने का काम बीजेपी ने और मोदी ने ना किया, और जिसको ये लोग बेईमान भ्रष्टाचार बताते हैं उसी को अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। मुझे बताया चला कि यूसुफ पठान साहब का घर गिराने का नोटिस आ गया। अब उनको, अगर एक घर की कीमत के ऊपर आप अपना ईमान का सौदा कर रहे हो तो ये अच्छी बात तो नहीं है। उसने तो आपको उठा के गुजरात से बना दिया। सोनी घोष को फिल्मों में एक्टिंग करते थे, आप लोगों को ला करके बना दिया। आज ममता जी के ऊपर, और ऐसा नहीं है वो ममता बनर्जी है, वो बैक करेगी। वो ममता बनर्जी हैं, बैक करेंगी। बहरहाल इस बीच ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर आई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऋतुव्रत बनर्जी की एलओपी यानी नेता विपक्ष के पद पर हुई नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, ऋतुव्रत बनर्जी की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। लेकिन हाई कोर्ट ने याचिका पर तत्काल राहत देने और एलओपी नियुक्ति पर फिलहाल कोई स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया। मतलब तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में बने रहेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जो हो रहा है वैसी राजनीतिक कहानी महाराष्ट्र में भी दोहराई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के 7 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ महीनों से शिंदे गुट और यूबीटी के कुछ सांसदों के बीच में संपर्क बना हुआ है। सूत्रों का दावा है कि 7 जून को दिल्ली में एकनाथ शिंदे और ठाकरे गुट के कुछ सांसदों के बीच में बैठक भी हुई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच में कुछ सांसदों को अहम जिम्मेदारियों का भरोसा दिए जाने की चर्चा भी है। हालांकि मंत्री उदय सामंत ने नटकलों को पूरी तरह सही मानने से इनकार किया है। वहीं शिवसेना यूबीटी ने इसे अफवाह करार दिया है। यूबीटी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी का कोई सांसद उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ने वाला नहीं है। 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना में बड़ी टूट हुई थी। अब एक बार फिर ऐसे ही राजनीतिक घटनाक्रम की चर्चाओं ने महाराष्ट्र की राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी। हालांकि अभी तक किसी भी दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऑपरेशन टायगर हे बारसं तुम्ही केलेलं आहे। ऑपरेशन टायगर काल बघा ना, काल पण प्रवेश झाले। काल कर्जतच्या 20 नगरसेवकांनी प्रवेश केले।
तुम्ही ह्याला टायगर ऑपरेशन म्हणा, लायन ऑपरेशन म्हणा, काही कसलंही ऑपरेशन म्हणा, रोज प्रवेश सुरू आहे. त्याच्याविषयी खुलासा आम्ही घेऊ, माहिती घेऊ. आम्ही आगीत उड्या मारणार नाही. आता या देशातले राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटना आपले लढे लढायला मजबूत आहे. तो विचारधारा बदलने का खामियाजा उद्धव ठाकरे इसके पहले भी भुगत चुके हैं, आने वाले भविष्य में भुगतेंगे. फिर हम दो हमारे दो, वैसे मैं एक और मेरा बेटा एक, इस प्रकार की भविष्यवाणी उनके बारे में उनके दल के नेता कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे. जिसको पार्टी बदलनी है ना, उन्होंने इस्तीफा देके फिर इलेक्शन करके जाना चाहिए. ये क्या है, आए कैसे वो चुन के, शिवसेना की वजह से चुन के आए और फिर कहाँ जाना, बिल्कुल गलत बात है. ये जो इस तरह से पार्टी बदलाव जो इस देश में चला है ना, ये इस लोकतंत्र के बिल्कुल खिलाफ है. इसमें एक मार्केट में सेल लगी हुई है और टीएमसी से अलग लोग टूट रहे हैं. हमारे अब अगली खबर राज्यसभा चुनाव की, जिसमें मध्य प्रदेश की तीनों सीटों के नतीजे जारी कर दिए गए और तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोले में गई. बीजेपी के तीनों उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल, तरुण चुग और महेश केवट निर्विरोध जीत गए, यानी कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द ही रहा. कल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द न किया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस की मांग को माना नहीं. आज कांग्रेस इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी गई, लेकिन तात्कालिक राहत नहीं मिली. कल सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई जरूर करेगा, जबकि चुनाव आयोग मध्य प्रदेश के तीनों उम्मीदवारों को आज ही निर्विरोध विजेता घोषित कर चुका है. सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं. राहुल गांधी ने मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला किया है. राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब बीजेपी और चुनाव आयोग की जुगलबंदी ने सीट चोरी का रास्ता भी अपना लिया. शुद्ध रूप से ये हमारी सीट चुराई हुई है इन्होंने. पीएम पर, चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सरकार पर, जनता पर, विधायक पर, सब पर उनको चुनाव इल्जाम लगाना है, क्योंकि स्वयं पूरी तरह से समाप्त हो चुके. स्वयं ने फॉर्म रिजेक्ट कराया क्योंकि उनको डर था कि यदि चुनाव होंगे तो क्रॉस वोटिंग होगी और हमारी बेइज्जती होगी. ये बात तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को पता है ना कि भाई जो चुनाव आयोग है या मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं. ये बात कांग्रेस को पता है, सारे विपक्षी दलों को पता है. ऐसे समय में मीनाक्षी नटराजन जी के लिए आपने कोई सपोर्टिंग कैंडिडेट का पर्चा क्यों नहीं भरवाया? अभिषेक मनु सिंघवी साहब का जो स्टेटमेंट मैं सुना और अखबार में पढ़ा, वो बोल रहे कि एफआईआर नहीं है उनके खिलाफ, सिर्फ कोई प्राइवेट कंप्लेन किया, उनको नोटिस दी गई, वो कोर्ट को अटेंड करे. अब एफआईआर हुआ तो फिर एफआईआर कॉपी तो आना ना. चुनाव आयोग के और सत्ता में अब बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर को लेकर जारी चंदा वाले विवाद की, जिसमें बयानबाजी भी हो रही है, राजनीति भी, और कई सवाल भी उठ रहे हैं. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर गायब रकम वाले आरोपों का सच क्या है. अलग अलग पक्ष इस पर अलग अलग राय रख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं. पहले आपको बयानों के आधार पर सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि इसको लेकर चल क्या रहा है, मामला क्या है. आज से 4 दिन पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे को लेकर पोस्ट किया. उन्होंने दावा किया था कि राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपए गायब पाए गए हैं. न्यायालय को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, इसका सच सामने आना चाहिए. इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने वीडियो स्पष्टीकरण जारी किया था. उन्होंने कहा था कि ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि समय समय पर आंतरिक ऑडिट करते हैं. वर्तमान में भी ऑडिट चल रहा है, लेकिन कोई भी गड़बड़ी सामने नहीं आई है. ऐसे ही बयानों के साथ विवाद बढ़ता गया. अब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी अखिलेश यादव के आरोपों पर जवाब दिया है. पूरे मामले में आश्चर्यजनक मोड़ तब आया जब बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी बड़े दावे किए. उन्होंने कहा कि इस मामले में सच बोलूंगा तो बहुत चोट लगेगी, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, समय आएगा तो बोलेंगे. इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर हो चुका है. चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर गहराते विवाद के बीच महंत कमल नयन दास ने भी कई बड़ी बातें कही हैं. उन्होंने कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. जांच प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. राम जन्मभूमि से जुड़े मामले में संदेह होता है तो जांच आवश्यक है. ऐसी जांच होनी चाहिए जिस पर सभी पक्षों को भरोसा हो. सवाल अब भी वहीं के वहीं है. राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उनका सच क्या है. पहले आप सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अखिलेश यादव के गंभीर आरोपों पर क्या कहा, जिसके बाद इस कहानी को नए बयानों के साथ आगे बढ़ाएंगे.
जो चढ़ावा था मंदिर में उसको लेकर के कुछ चीज़ें बाहर निकल करके आई हैं। सीसीटीवी के और जो कैमरे के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी होगी, 4 लोग संदिग्ध पाए गए। तो आखिरकार डबल इंजन के वो दूरबीन और ड्रोन कहाँ हैं? दूरबीन और ड्रोन काम कर रहे होते डबल इंजन के, तो ये हमें भी कुछ कहने का मौका नहीं मिलता। अखिलेश यादव जी के ट्वीट को ना तो यूपी की जनता सीरियसली लेती है, ना उस पर किसी को विश्वास होता है। अब आप सुनिए कैसे राम मंदिर में चढ़ावे वाले विवाद पर बयानों की बाढ़ सी आई हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा है कि मामले की जांच होनी चाहिए, बदनामी बहुत हो रही है। अब चोरी हुई है, आरोप क्या लगाया है, ये बात तो वहीं से निकल के आई ना। तो वहाँ तो लगातार चोरी हो रही है, कोई आज से पहली बार चोरी हो रही है। वहाँ तो जब शिला पूजन हुआ था तब से शुरू है, कितने आरोप लग चुके हैं। और जांच वाले भी सब बेईमान हैं तो क्या जांच होगा? सबके सब तो बेईमान ही हैं। कौन दूध का धोया है? ये तो सारा समाज जानता है। किसी के होटल लखनऊ बन रहे हैं, किसी कहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है, कहाँ से पैसा आता है? ये भी जानकारी करना चाहिए, दंडित करना चाहिए ऐसे लोगों को जो साइकिल पर चलने जिसको ठिकाना नहीं है। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनकी कितनी बिल्डिंगें बनी, अब नाम में किसी का नहीं होगा। हम ये चाहते हैं इस पर जांच होना चाहिए, बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं। तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है, कभी समय आएगा तो बोलेंगे। हर किसी के मन में सवाल यही है कि राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर सच क्या है। आधिकारिक रूप से कोई भी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन सोर्सेस के हवाले से जो कुछ पता चला उसमें कई राज हैं, कई सवाल। दावा है कि ट्रस्ट के अधिकारियों को दान के पैसे गायब होने की सूचना मिली थी। किसी दानदाता ने 3 करोड़ की राशि रामलला को दान में दी थी। 3 करोड़ की राशि की गिनती की गई, तब कुछ रकम कम मिली। दान के रुपए गायब होने की बात ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बताई गई। इस मामले को लेकर 2 पदाधिकारियों में नोकझोंक भी हुई थी। पूरे मामले की जानकारी शासन स्तर के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद लखनऊ से एक टीम 7 जून को अयोध्या पहुंची थी। फिर देर रात तक ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। राम जन्मभूमि परिसर में ही बैठक की गई। बैठक की भनक समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेताओं को लगी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। पूरी जानकारी अखिलेश यादव को दी गई, जिसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट के जरिए आरोप लगाए। पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल सीसीटीवी निगरानी को लेकर भी उठ रहा है। राम मंदिर परिसर अत्याधुनिक सीसीटीवी और एआई आधारित कैमरों से लैस है। दान पात्रों की निगरानी और गणना प्रक्रिया भी कैमरों के दायरे में होती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ये उसके बावजूद कैसे हो गया। आपको बताते हैं कि गिनती में गड़बड़ी वाले नए राज क्या हैं। दान पात्र में जमा राशि को लेकर बड़ा दावा किया गया है। गणना के दौरान 1.5 करोड़ रुपए का अंतर सामने आया था। दावा है गणना प्रक्रिया से जुड़े कुछ कर्मचारियों पर शक भी है। पुलिस ने चढ़ावे के पैसे की देखरेख करने वालों से पूछताछ भी की है। एक कर्मचारी के बैंक खाते से 5 लाख रुपए ट्रस्ट के खाते में वापस जमा कराए गए। पूरे मामले की जांच चल रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। और हूटर ये इशारा कर रहा है कि आज का वक्त समाप्त हुआ। कल फिर मुलाकात होगी। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों से यही आग्रह है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।